उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना साहब हमारे साथ हैं। सर, चुनाव अब सिर पे है, लगातार बड़े नेताओं की रैली हो रही है, आप लोग भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। कितनी उम्मीदें हैं, किस आधार पे वापसी की उम्मीद रखते हैं आप लोग, जो कि 300 से ज़्यादा का टारगेट आप लोगों ने रखा है? हमने पिछले चुनाव में वादा किया था कि न भ्रष्टाचार और न गुंडाराज, उसको हमने पूरी तरह से निभाया है। और आज उत्तर प्रदेश में जनमानस का पब्लिक परसेप्शन बदला है। किसी भी सरकार के लिए लोक दृष्टि से बड़ा कोई मानदंड नहीं होता। पब्लिक परसेप्शन सबसे बड़ा मानदंड होता है किसी सरकार के मूल्यांकन के लिए। और ये एक दिन में नहीं बनता। ये लगातार जो घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से रूल ऑफ लॉ लागू हुआ और जिस प्रकार से विकास का पहिया घूमा, जिस प्रकार से हमने इन्वेस्टर समिट किया और 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है, लगभग 60,000 करोड़ रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट पर हमारा उत्पादन शुरू हो चुका है। और आज इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश की तरफ इसलिए देखता है कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर है और लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन का स्टेट है, जो सबसे बड़ा एक कंज्यूमर स्टेट भी, तो उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। और चाहे कानून का शासन हो, चाहे विकास की बात हो, हर क्षेत्र में इस सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा स्थान कभी को 12वां 13वां हुआ करता था, अब हमारा स्थान दूसरा है। हमने कोरोना काल में भी एक्सपोर्ट 1,21,000 करोड़ रुपए का किया और इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले में लगभग 37% एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है। कानून व्यवस्था की सर आप बात कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपका विभाग भी है, वित्त मंत्रालय भी है आपका, और आप बेहतर काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं। कानून व्यवस्था की बात आपने की, लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर से घर गिरवा देते हैं इसलिए लोग डर रहे हैं। देखिए, बुलडोजर किसके ऊपर चला? जिनके बारे में ये कहा जाता था कि दूसरे की नाजायज तरीके से जिन्होंने लूटपाट करके संपत्ति इकट्ठा की थी, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और वो कानून सम्मत कार्रवाई की गई। जिन लोगों ने दूसरों की जिंदगी को छीना, जिन लोगों ने दूसरे की खुशियों को छीना, जिन लोगों ने दूसरों की जिंदगी हराम की थी, उनका जीना मुश्किल था, उन लोगों के खिलाफ कानून सम्मत तरीके से कार्रवाई की गई। कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं है जो कानून सम्मत तरीके से न की गई हो। इसलिए जो भी किया है ऐसे लोगों के खिलाफ किया गया। तो उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया था, उन्होंने कानून को माहौल बनाया था, वो गलत तरीके से कानून का दुरुपयोग भी करते थे। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और मैं समझता हूँ कि जनता इससे बहुत खुश है, इस बात से खुश है कि ऐसे लोगों के ऊपर कभी शिकंजा नहीं कसा गया। उन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा गया और आज उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल्कुल ज़ीरो, जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात कही गई थी, वो चरितार्थ भी होती है। आप कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि योगी यूपी के लिए बहुत उपयोगी है। आपके विरोधी हैं जो भीड़ भी कुछ जुटा रहे हैं, क्योंकि उनकी सभा में भी कुछ भीड़ दिख रहा है, वो कह रहे हैं कि योगी अनुपयोगी है। मैंने कहा ना कि पब्लिक परसेप्शन से बड़ा कोई मानदंड नहीं होता। एक आम आदमी को राहत महसूस हुई है। जो बुनियादी ज़रूरतें थीं उत्तर प्रदेश में, चाहे आवास की सुविधा हो, चाहे बिजली के कनेक्शन की सुविधा हो, चाहे शौचालय की सुविधा हो, गैस का कनेक्शन हो, ये वो सुविधाएं हैं कि जो आज़ादी के बाद तुरंत मिल जानी चाहिए थी, जो सन 52 से लेकर 62 तक मिलना चाहिए थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी की बात हो, ये सब कुछ माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी ने दिया है। और आज़ादी से लेकर और 2016-17 तक जो मेडिकल कॉलेज की संख्या थी मात्र 13 थी।
आज हमने नए मेडिकल कॉलेज 31 बनाए। इसी से एतराज़ है कि जिसका वो बोल रहे हैं कि हमने बनाया, आप फीता काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समय में घोषणा हुई, बहन जी के समय में हुई, अखिलेश जी के समय में हुई, अब फीता आप काट रहे हैं। देखिए, किसी बात को काटना बहुत आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने एक एक्सप्रेसवे बनाया, लेकिन हमने 5 बनाए। 4 एक्सप्रेसवे पाइपलाइन में थे, जिसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हो चुका है। 296 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शीघ्र ही उसका लोकार्पण होने जा रहा है। जो लिंक एक्सप्रेसवे चाहे बलिया हो चाहे गोरखपुर हो, ये भी निर्माणाधीन है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे मेरठ से लेकर और प्रयागराज तक जो एक्सप्रेसवे है, ये 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे पूरे उत्तर प्रदेश के जो डेवलपमेंट का सिनेरियो है उसको चेंज करेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे ज़्यादा रोजगार सृजित होते हैं। जो इनडायरेक्ट रोजगार हैं वो सबसे ज़्यादा इसी से सृजित होते हैं। सर, ये 36,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का किसानों की जेब में जा रहा है। और ये पैसा भी किसी न किसी रूप में, अगर कितना भी लोग एफडी बनवाएं, तो इसमें से कम 50-60% पैसा सर्कुलेशन में आएगा, जिससे हमारी आर्थिक गतिविधियाँ मजबूत होगी। और रोड साइड जिन लोगों की ज़मीनें गई हैं, उनके पास एक कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, उनके पास जो ज़मीन बची है वो सब कमर्शियल एक्टिविटी के लिए उनके पास उपलब्ध है। सर, आप लोगों ने कई पार्टियों से गठबंधन भी किया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आपके गठबंधन में कुछ राजनीतिक दल तो हैं, लेकिन चुनाव आते ही आईटी और ईडी आपके गठबंधन में शामिल हो जाता है और अखिलेश जी के लोगों पे छापा मार रहे हैं डर के मारे कि आप हारने वाले हैं, इसलिए डरा रहे हैं। कानून का शासन है, कानून अपना काम करता है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। जो कानून सम्मत तरीके से जो काम होता है वही होता है। हर क्षेत्र में ये कोशिश की गई कि हम रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करें, और ऊपर से लेकर नीचे तक इस बात की कोशिश की गई, इस बात को परकुलेट किया गया, और ये लोग मानते भी हैं। जातीय जनगणना पे आप लोग चुप रहते हैं। अखिलेश जी ने कल घोषणा की कि जैसे ही सरकार आएगी जातीय जनगणना करेंगे। कोई खतरा आप लोगों को नुकसान लगता है इससे चुनाव में? किसने पास किया बिल? जातीय जनगणना का बिल किसने पास किया? केंद्र में किसकी सरकार? हम चुप नहीं रहते। केंद्र में किसकी सरकार है? यह अधिकार किसको दिया, किसने दिया? उनके पास तो पहले भी सरकार रही, वो पहले भी सरकार चलाई, उन्होंने पहले भी सरकार चलाई। तो सवाल ये है कि यह अधिकार किसने दिया? अधिकार तो दिया केंद्र ने। केंद्र ने पहले बिल पास किया, तभी तो अधिकार मिला। उनके पास तो पावर उसके पहले से भी थी, क्यों नहीं किया? किसने मना किया था? चीज़ केंद्र की दी हुई है। आज मोदी जी इस देश के लिए वरदान है, एक साधारण व्यक्ति नहीं है। 1550 ईस्वी का ही है, लगभग 450-470 वर्ष पहले एक नोस्ट्राडेमस नाम का फ्रेंच राइटर हुआ। उसने कुछ भविष्यवाणियाँ की थी पूरी दुनिया में, और उन्होंने कहा था कि समुद्र से लगे हुए राज्य का एक व्यक्ति इस देश की तस्वीर बदलेगा। अपने शब्दों में कहा, शब्द फर्क हो सकते हैं लेकिन भावना वही है जो मैं बता रहा हूँ। आज 2014 से हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। आज ऐसा शासक जिसका अपना कोई एजेंडा ना हो, जो लगातार सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक डेवलपमेंट, बेहतरी, आम आदमी की बेहतरी, पर कैपिटा इनकम इंक्रीजमेंट और रोजगार के अवसर बढ़ाना, देश और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाना, ये सब काम मोदी जी ने किए। आज दुनिया में उनका बहुत बड़ा सम्मान है, उनकी वजह से भारत का भी सम्मान बढ़ा है। एक आखिरी सवाल है मेरा। आपका दावा है कि 300 से ज़्यादा सीटें लाएंगे, अखिलेश जी का कुछ नहीं होने वाला। तीसरा प्लेयर भी है उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रियंका जी एक्टिव है। प्रियंका जी का ये आरोप है कि आप लोग उनका तो छोड़िए, उनके बच्चों का भी अकाउंट हैक करवा रहे हैं, सरकार करवा रही है। अब इस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं करवा। देखिए, पहले भी महागठबंधन हुआ था,
लोकसभा के चुनाव में भी हुआ था। बड़े बड़े दलों ने हाथ मिलाया था, वैचारिक मतभेद होने के बाद भी मिलाया था, लेकिन क्या नतीजा हुआ आपके सामने है। जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, 2014 में ही सरकार का मूड, जनता का मूड बदल गया। तो अगर इनका गुड गवर्नेंस होता, शासन बढ़िया तरीके से चलाया होता, तो इनको फिर से मौका मिलता। लेकिन इन्होंने तो अपराधियों को संरक्षण देने के अलावा कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश में अटैची चोर से लेकर माफिया सरगना तक उस समय बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2022 में चुनाव है, कितनी सीटों की उम्मीद है आपको? कोई नहीं है टक्कर, कोई नहीं। आप देख लीजिएगा, जनता मन बना चुकी है कि अपराधियों को दोबारा सत्ता में नहीं आने। सीट नहीं बता पा रहे हैं आप। सीट 300 से पार होंगी और हो सकता है कि अब फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना ही इतिहास स्वयं दोहराती है और अपना इतिहास स्वयं तोड़ती भी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, एनडीए की ही सरकार बनेगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही मुख्यमंत्री बनेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।